कल हम लोगों ने केपी केसी की बात करी थी, केपी और केसी में रिलेशन भी देखा था, है ना। अब हम लोग केपी और केसी के रिलेशन को मैंने डायरेक्टली बता दिया था ना आपको, तो इसका डेरिवेशन मुझे बताना है। अब मेरे को याद दिलाना, ऐसा नहीं हो डेरिवेशन छूट जाए, क्योंकि 11th में कभी कभी आ सकता है, पता नहीं आया नहीं है, अब तो कह नहीं सकते। आप लोग का पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, और केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि कैसे देखते हैं हम लोग, क्या क्या इसमें हम कैरेक्टर्स देख सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम के अगर कैरेक्टर्स की बात करें हम, तो सबसे पहला कैरेक्टर है कि इक्विलिब्रियम पे जाकर के कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। तो एट इक्विलिब्रियम concentration of reactant and product becomes constant। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम इसको एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, तो ग्राफ से हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए। इस बात को अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, सपोज वाई एक्सिस पे हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पे लेते हैं हम टाइम। आपको पता है कि रिएक्टेंट रिएक्शन करके बना रहा है क्या, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को अगर आर से शो कर दें, प्रोडक्ट को पी लिख दें, तो ऐसे हम लिख सकते हैं रिएक्शन कोई भी। अब शुरुआत में क्या होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट मान लो ये सपोज 10 मोल्स है, सपोज 10 मोल्स पर लीटर है, तो शुरुआत में इसका अमाउंट तो ज़्यादा होगा, और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये ज़ीरो है, फिर धीरे धीरे ये पी बनना स्टार्ट होगा, इसका अमाउंट धीरे धीरे कम होगा। ये रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड करती है, रिएक्टेंट डाउन होता जाता है, प्रोडक्ट इंक्रीज करता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जा करके कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, उसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो पहले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा, और फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट होगा और रिएक्टेंट कम होना स्टार्ट होगा। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन को, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को एक ही ग्राफ से हम दिखाना चाहें, तो हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मान लो पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ से धीरे धीरे इधर टाइम बढ़ रहा है, धीरे धीरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है। ये रिएक्टेंट के लिए है, आर के लिए। और प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो प्रोडक्ट इनिशियली ज़ीरो होगा, भाई जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम जब ज़ीरो है, ओरिजिन पे टाइम भी ज़ीरो है, कॉन्सेंट्रेशन भी ज़ीरो है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो होगी, और फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट करेगी। और एक टाइम हम लोग ऐसा देखेंगे कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गई और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गई, मतलब अब इस वैल्यू से इसकी कॉन्सेंट्रेशन इस वैल्यू पे कांस्टेंट पहुंच गई, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन इस वैल्यू पे कांस्टेंट पहुंच गई है। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, ये ग्राफ, ये लाइन सीधी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जब कांस्टेंट बन गई प्रोडक्ट की, कॉन्सेंट्रेशन है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ पे रिएक्ट, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, तो इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल सकते हैं क्या, जहाँ पे, जहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन मिलना स्टार्ट हो गई, सीधे सीधे का मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। क्लियर है बात। तो इस पॉइंट को, इस पॉइंट ऑफ टाइम को हम इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। यहां तक बात ओके है।
अब कोई पूछे रिएक्टेंट का ऐसे डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, प्रोडक्ट का ऐसे अपवर्ड क्यों जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। इस समय रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। ओके, अब देखो सेकेंड बात हम लोग करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ बैकवर्ड। सेकेंड फैक्टर ये है एट ई क्यू, हमें मालूम है, कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। थर्ड फैक्टर पे आ जाते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात की जा रही है तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम तभी इस्टेब्लिश होता है, establish when no product is allowed to escape out or separated as solid। ठीक है, जैसे देखो क्या कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लो हम रिएक्शन करा रहे हैं, सपोज कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा है ना। ये जो रिएक्शन हम करा रहे हैं किसी क्लोज कंटेनर में करा रहे हैं, ठीक। तो क्लोज कंटेनर है तो कंटेनर बंद है। अगर इस तरीके से कि ये जो CO2 गैस निकल रही है ये बाहर ना निकल पाए, तो CaCO3 CaO बनाएगा ब्रेक होकर के और CO2 बनाएगा। फिर थोड़े टाइम बाद हम ऐसा देखेंगे कि CO2 CaO से रिएक्ट करके फिर से CaCO3 बना रही है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक। तो जब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन होते हैं तभी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है। अगर हम क्या करें, इस कंटेनर को ओपन कर दें, इफ कंटेनर इज ओपन आप अगर कंटेनर को कर दोगे, खुले कंटेनर में ये रिएक्शन करा रहे हो, CaCO3 ब्रेक हो रहा है CaO और CO2 में। अब ये CO2 तो गैस है, तो गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। और गैस अगर बाहर निकल जाएगी, CO2 जो बन रही है वो बाहर निकलती जा रही है, तो अब इधर की तरफ क्या बचेगा, CaO बचेगा केवल। अगर CaO ही रिमेनिंग रहेगा तो वो CO2 से रिएक्ट करके CaCO3 कैसे बनाएगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि प्रोडक्ट मेंटेन रहे, प्रोडक्ट वहाँ पे होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट किसी तरीके से, कोई भी एक प्रोडक्ट अगर वहाँ से गायब हो रहा है, या सपोज हम जो भी CO2 उसमें बन रही है उसको हम किसी प्रोसेस से रिमूव कर ले रहे हैं, तो CO2 अगर वहाँ से गायब हो गई तो बैकवर्ड रिएक्शन हो पाएगा क्या, क्योंकि बैकवर्ड के लिए दो चीज़ें मिक्स होनी चाहिए, Ca और CO2 मिलकर के ही तो CaCO3 बना रहे हैं। फॉरवर्ड के लिए CaCO3 चाहिए। ये हमने कंटेनर में डाल दिया कैल्शियम कार्बोनेट, अब ओपन कर दिया कंटेनर। अगर ओपन कर दोगे तो CO2 तो गैस है, निकल जाएगी और ये बाहर चली जाएगी, तब बैकवर्ड रिएक्शन होगा ही नहीं। अब जब एक ही टाइप का रिएक्शन हो रहा है तो इक्विलिब्रियम की बात होगी नहीं, कोई इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा। क्लियर है बात। दूसरी लाइन लिखी हुई है सेपरेट इट एज सॉलिड। मान लो कोई ऐसी चीज बन रही है जो क्रिस्टल बनती जाए और वो फिर दोबारा से रिएक्ट ही ना करे। मान लो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, ये सॉलिड, और ये ऐसा क्रिस्टलाइज हो जाए, क्रिस्टल बन जाए कि ये CO2 से दोबारा से रिएक्ट ही नहीं करे, तो बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल होगा क्या। या उस प्रोडक्ट को हम वहां से निकाल लें किसी प्रोसेस से, एक प्रोडक्ट जो है उसको हम लगातार निकालते जाएं। जब प्रोडक्ट को लगातार आप बाहर निकालते जाओगे तो प्रोडक्ट होगा ही नहीं वहां पे कि रिएक्टेंट फिर से बनाए, तो उस कंडीशन में भी केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा। क्लियर। तो क्या लिखा हुआ है लाइन कि एस्टैब्लिश व्हेन नो प्रोडक्ट इज अलाउड टू एस्केप आउट और सेपरेटेड एज सॉलिड। सॉलिड क्रिस्टल की तरह अगर सेपरेट हो गया तब हमारी बात हो जाएगी खत्म,
जब बैकवर्ड रिएक्शन नहीं है तो इक्विलिब्रियम की कोई बात नहीं होगी। जैसे जिन भी रिएक्शंस में एक रिएक्शन होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या ये कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब रिएक्शन का टाइप नहीं है, बट हम कह सकते हैं जहां पे भी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये सॉलिड बनता है और नीचे, प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड बनता है और एक जगह गैदर हो जाता है टेस्ट ट्यूब में। पीपीटी जो होता है वो एक जगह गैदर हो जाता है, फिर ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता। तो ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता है। अब जो चीज बन रही है प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट फिर से रिएक्ट करेगा तभी तो रिएक्टेंट बनाएगा, और तभी बैकवर्ड रिएक्शन होगी। अब बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं रहा है तो इक्विलिब्रियम की बात होगी नहीं। तो जहां पे भी प्रेसिपिटेट बनने लगा वहां इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा। तो ऐसे रिएक्शंस में हम लोग यूनिडायरेक्शनल साइन लगाते हैं, मतलब ये सिंगल एरो लगाते हैं, बोलते हैं रिवर्स इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम बात ही नहीं करेंगे इक्विलिब्रियम की। ओके है बात। जैसे कल एक एग्जांपल बताया था, सिल्वर नाइट्रेट ले लो, उसमें NaCl डाल दो या KCl डाल लो तो NaNO3 बन जाता है। तो ये तो सोल्यूशन के फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये भी सोल्यूशन फॉर्म में रहता है, दोनों का सोल्यूशन मिक्स किया, ये भी सोल्यूशन फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ पे AgCl का वाइट PPT बन जाता है और ये PPT फिर डिजोल्व नहीं होता, ये NaNO3 से मिक्स होकर के ये नहीं बनाता। तो रिएक्शन एक ही तरफ चलती है, रिएक्शन एक तरफ चलेगी तो इक्विलिब्रियम की बात नहीं होगी। सबको क्लियर है? अब देखो इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो हम बोले कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अगर इस्टेब्लिश होना है तो किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। किसी भी डायरेक्शन से मतलब है कि इस्टेब्लिश फ्रॉम इधर ऑफ रिएक्शन डायरेक्शन बोल सकते हैं, मतलब बैकवर्ड से फॉरवर्ड भी हो सकता है और फॉरवर्ड से बैकवर्ड भी हो सकता है। ये रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किधर से बैलेंस बनना है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई चीज कुछ होता है जिसमें हम बोलते हैं रिएक्टेंट ज्यादा हो जाए प्रोडक्ट कम हो जाए। जैसे देखो एक बात बताते हैं आपको, या इस पॉइंट को अभी एक टर्म समझाएंगे आपको, QC उसके साथ बताएंगे तो ज्यादा समझ। फोर्थ वाले पॉइंट को एक टर्म समझाएंगे QC, उसके साथ हम लोग बात करेंगे। अब देखो अगर रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट डाल देते हैं, ठीक है, तो कैटलिस्ट जब डालते हैं हम तो ये कैटलिस्ट जो होता है ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम को अल्टर नहीं करता, डज नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेट को अल्टर नहीं करता ये, रेट को इंक्रीज करता है लेकिन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब देखो एक रिएक्शन एक ग्राफ देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो ग्राफ से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, नीट में भी आते हैं और इसमें भी आते हैं, जेई में भी आते हैं। ये रिएक्टेंट को शो किया गया है, यहाँ पे नीचे की तरफ से हम प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं। मान लो ये दिखा रहे हैं हम, अभी ये वाला ग्राफ हमने करा था बट हमने एक ही उसमें पॉइंट पे कट कर दिया था उसको, ये मान लो कट नहीं हो रहा, ये इस तरीके से हमने दिखा दिया। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे जा करके ये लाइन सीधी हो जा रही है ना, स्ट्रेट हो जाती है, तो मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का कम होता है और इस पॉइंट से ही जा करके यहाँ पे ये स्ट्रेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये वाला जो टाइम है, इस टाइम पे इक्विलिब्रियम मिल गया है।
ये टाइम है और ये है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अब अगर इसी को हम लोग रेट से दिखा दें, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट से, तो कैसे दिखा सकते हैं? अगर यहाँ पे हम रेट दिखाएं और यहाँ पे टाइम, तो शुरू में क्या होगा? जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो शुरू में तो पहले फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, बैकवर्ड तो हो नहीं रही होगी, तो बैकवर्ड नहीं हो रही होगी तो उसका रेट कम होगा। रिएक्टेंट ज़्यादा है अमाउंट, तो रिएक्टेंट ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा तो इसका रेट ज़्यादा होगा। फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे जाकर के इनके रेट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अगर उनके रेट इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे उस पॉइंट को? उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ओके है यहाँ तक की बात? अब अगर हमें इसको रेट में दिखाना है तो रेट में हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे दिखा सकते हैं क्या? अगर हम मान लो यहाँ पे हम दिखाते हैं कि पहले रिएक्टेंट इतना था, तो रिएक्टेंट का रेट पहले क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, रिएक्टेंट पहले जब रिएक्ट नहीं कर रहा था, प्रोडक्ट भी नहीं था उस समय, तो हम लोग बोलते हैं कि रिएक्टेंट का रेट धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ेगा। ठीक है, और प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का रेट कैसे बढ़ेगा? देखो, इसके रेट को हम ऐसे नहीं शो कर सकते हैं। अच्छा, इस ग्राफ को एक सेकंड के लिए छोड़ते हैं हम, एक दो चीज़ें और इसमें बता दें, एक दो फैक्टर, तब हम इस ग्राफ को डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो, एक ग्राफ ऐसा देखा जाता है, ये टाइम है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमने दिखाई है, इधर ऊपर की तरफ रिएक्टेंट की दिखा रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट की दिखा रहे हैं। कभी कभी ग्राफ ऐसा भी देखने को मिलता है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें दिखाई देगा ये। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जा करके इक्वल हो जाएगा, ऐसे एक ही स्ट्रेट लाइन। तो ये जहाँ से स्ट्रेट हो गई लाइन, ये पॉइंट क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये टाइम अगर हम नोट करें तो इस टाइम पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर होती है? अब कल हम लोगों ने बात करी थी, किसकी करी थी? केपीकेसी की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा उस पे आते हैं। केपी और केसी की अगर बात करें तो केसी को हमने क्या बोला था? इसको भी बोला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे किया था? इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यूज करते हो तो केसी बोल देते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब होता है? जब हम लोग इसको डिनोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर हम यूज करते हैं, तब हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी। और जब कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं केसी। केपी केसी में हमने रिलेशन पढ़ा था कि केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन, ये पढ़ा था कल? हाँ, डेल्टा एन था एनपी प्रोडक्ट के मोल्स, कैसे? गैसियस। एनआर रिएक्टेंट के मोल्स, कैसे? गैसियस।
NP माइनस NR कर देंगे, डेल्टा N आ जाएगा, KP KC में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कोई क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने कहाँ देखा था। KP KC लीटर ATM में वैल्यू दी हुई थी अच्छी सी, कितने गया। पता ही नहीं तो कहाँ क्वेश्चन खो जाते हैं मेरे। जब देखती हूँ तो ये रहता है ये करवाऊंगी आज क्लास में। चलो, अभी वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो इस पे ही था, इसी फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चन था। आपको KP गिवन था, KC निकालना था, R की वैल्यू दी हुई थी, टेम्परेचर दिया हुआ था और रिएक्शन दिया हुआ था। कि इस रिएक्शन के लिए आप KC कैलकुलेट करो, KP की वैल्यू आपके पास है। अब हम लोग बात करते हैं कि रेट कांस्टेंट की अगर बात करें, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं और उसकी यूनिट क्या हो सकती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अगर हमें लिखना है तो कैसे कैसे लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। जैसे मान लो कल हमने लिखा था A+B है तो C+D बनाता है, तो हमने कैसे लिखा था, KC ऊपर लिखे प्रोडक्ट, उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उनका मल्टीप्लिकेशन, और नीचे क्या लिख दिए, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। ये कल की ही बात है, ओके है। फिर यहाँ पे मान लो AA, BB, CC और ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर आ गए थे यहाँ पे, तो हमने क्या करा था, पावर में आ जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। C⁻C, D⁻D, जो भी पावर होगी, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात सबको आती है। अब हम लोग किसी किसी इक्वेशन के लिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि KC की वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो रही है अगर हम लोग रिएक्शन में कुछ कुछ थोड़े थोड़े से चेंज करते हैं, तो कैसे कैसे चेंज हो रहा है उसको हम देखना चाह रहे हैं। तो देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास वही अपना इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है अमोनिया वाला, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये अमोनिया के प्रिपरेशन का मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं हैबर प्रोसेस। अमोनिया बनाया जाता है इस प्रोसेस से, हैबर प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन दिया हुआ, इसके लिए KC की वैल्यू दी हुई है K1। ठीक है, और अब क्या किया इन्होंने, इस रिएक्शन को कर दिया रिवर्स, अपोजिट कर दिया, N2 + 3H2। इसके लिए नया KC है, KC', इसकी वैल्यू निकालनी है K1 के टर्म्स में। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा एक्सप्रेशन दोनों के लिए। पहली वाली इक्वेशन के लिए अगर हम KC लिखते हैं, जो वैल्यू K1 दिया हुआ है, तो वो होगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करेंगे, NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 N2⁻1
H2 रेज टू पावर 3। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए। और यही एक्सप्रेशन अगर हम Kc का लिखें, जिसको हम Kc डैश बोल रहे हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट अब जस्ट रिवर्स हो गए। N2 पावर 1 H2 रेज टू पावर 3 एंड NH3 रेज टू पावर 2। क्लियर? अब हम क्या करें? अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको इन्वर्स कर देते हैं, ये वाले को इन्वर्स कर दें। इन्वर्स करने का मतलब इधर 1/K1 कर दो तो ये वैल्यू पूरी अपोजिट हो जाएगी। देख पा रहे? अब हमने क्या देखा कि इस इक्वेशन, इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का RHS इक्वल है। अब RHS अगर इक्वल हो गए हैं 1 एंड 2 के, तो हम कह सकते हैं कि LHS भी इक्वल होगा। तो Kc डैश इज इक्वल टू 1/K1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर K1 की कोई वैल्यू दी हुई हो, सपोज मान लो K1 दिया हुआ है 4, तो Kc डैश दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। बात समझ में आई कुछ? तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना देते हो, तो जो Kc की वैल्यू होती है वो जस्ट इनवर्स हो जाती है या रेसिप्रोकल हो जाती है। बोल सकते हैं इनवर्स बोल दो। इनवर्स का मतलब होता है 1/। ठीक है, मैथ्स में इतना तो जानते ही होंगे आप लोग। नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ कि अगर हमने क्या किया, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, जस्ट रिवर्स किया और कुछ नहीं किया भाई, N2 + 3H2 को इधर ले आए और इसको NH3 को इधर ले आए, रिवर्स कर देते हैं, तो Kc बिकम्स इनवर्स। इनवर्स का मतलब 1/, में आ जाता है। पहले वाले के लिए अगर कोई भी वैल्यू है तो उसको 1/, में कर दीजिए, 1/4 आ गया। क्लियर? अब देखो, अब इसी इक्वेशन को फिर से यूज करते हुए N2 + 3H2 gives 2NH3, इसके लिए Kc दिया हुआ है K1। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है, इसमें हमने क्या किया, हाफ कर दिया इसको, हाफ N2 + 3/2H2, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये NH3 हाफ कर दिया, 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा ना, NH3 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए Kc डैश की वैल्यू मान लो K2 दिया हुआ। ठीक है, यह Kc डैश है, जैसा पहले में रखा था वैसा ही रख लेते हैं। अब Kc डैश निकालना है हमें, तो क्या करें, पहले सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखें, ये निकालना। तो पहले वाले के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं फर्स्ट। तो पहले वाले के लिए तो वही आएगा, Kc इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू NH3² N2। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आ रही ना। दूसरे वाले के लिए लिखते हैं Kc, सेकेंड इक्वेशन के लिए, सेकेंड के लिए लिखते हैं Kc डैश हो गया। अब प्रोडक्ट NH3 बन गया केवल, और रेज टू पावर 1। अब यहाँ पे N2 आ गया, रेज टू पावर हाफ, H2 आ गया, पावर आपने 3/2 कर दी। ठीक है, अब देखो, अब हमें देख के लग रहा है इन दोनों को इक्वेट करना है, RHS को इक्वेट कर दें तो LHS हमारा इक्वल कर लेंगे, हम बन जाएगी बात। तो अब हम देखते हैं कि ये वाले को स्क्वायर कर दें, इस पूरे को स्क्वायर करके देखते हैं। तो स्क्वायर अगर कर दो आप, तो Kc डैश का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया NH3 का स्क्वायर। यहाँ पे N2 रेज टू पावर हाफ है, जब स्क्वायर करोगे तो N2 हो जाएगा 1/, और ये H2 बन जाएगा 3 रेज टू पावर 3। ये स्टेप सबको क्लियर है? अब देखो, फिर हमने क्या किया, RHS इक्वल कर दिया RHS के। अब RHS जब दोनों का इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, अब
LHS को इक्वल कर लें तो क्या आ गया, KC इज इक्वल टू KC डैश का स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, KC डैश निकालना था ना, तो KC डैश को करेंगे KC या रूट के। सबको क्लियर है? कहने का मतलब क्या है कि when we half द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हाफ करते हैं, मतलब पूरी इक्वेशन में जब हाफ से डिवाइड करते हैं, देन न्यू KC विल बी रूट ऑफ ओल्ड KC। ठीक है? अब देखो, अगर हम लोग यहीं पे 1/3 कर देते, सपोज अभी हमने क्या किया था, 1/2 किया था ना पूरी इक्वेशन में, अगर हम यहाँ 1/3 कर देते, ठीक है, तो जब भी हम 1/3 करते ना यहाँ पे, तो अब हमें यहाँ पे जो हमने KC का स्क्वायर किया ना, हमें KC का क्यूब करना पड़ता इक्वल करने के लिए। क्या कहते हो? करके देख लेते हैं, करके देखें। ये 1/3 1/4 ये करके देखते हैं ट्रायल पे। तो इसको ट्रायल करने से पहले हम लोग पहले अब अगला केस ही कर लेते हैं, फिर अभी ये वाली जो बात कही है ना, इसको ट्राई करेंगे कि हम लोग जब 1/n करते हैं तो होता क्या है। अब देखो, दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड केस में पहला तो यही है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, सेम रिएक्शन लिया है और इसका हमने KC लिया है क्या, K। दूसरी इक्वेशन में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको 2N2 बना दिया, इसको 6H2 बना दिया, इसको हमने क्या बना दिया 4NH3। इसके लिए नया KC डैश हो गया, इसको निकालना। ठीक, तो पहले के लिए लिखें KC K1 ये सबको लिखने आना चाहिए, ये नहीं लिखने आएगा, एक्सप्रेशन इसी को बोलते हैं, एक्सप्रेशन नहीं लिखने आएगा तो काम नहीं बन पाएगा अपना। ठीक है, अब दूसरे के लिए लिखते हैं। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, KC डैश NH3 पावर कितनी आ जाएगी 4, N2 की पावर कितनी आ जाएगी 2, H2 की पावर कितनी आ जाएगी 6। अब देखो, अब RHS को कैसे हम इक्वेट करें। ठीक है, तो RHS को इक्वेट करने के 2 तरीके हैं, इसको स्क्वायर कर लो पहले वाले को, ठीक है, या इसका क्यूब रूट ले लो, मतलब रूट ले लो, नॉट क्यूब रूट। ठीक है, तो हम इजी वे में चले जाते हैं, हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसका हम पूरे का क्या करें, स्क्वायर करते हैं। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो K1 का स्क्वायर हो जाएगा, भाई लेफ्ट हैंड साइड भी तो स्क्वायर होगी। ठीक है, तो क्या हो गया, अब ये राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो K1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया KC डैश। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप क्या करते हो 2 से पहला वाला यही केस करवाया था क्या, पहला तो रिवर्स करवाया था ना। अच्छा, पहले में हमने करा था इनवर्स किया, रिवर्स किया था रिएक्शन। दूसरे केस में हमने क्या किया, हाफ किया है ना, तो हाफ करने पे हमारा KC क्या आ गया, रूट आ गया, नया KC क्या हो, इसमें क्या होगा, इसमें नया KC तो स्क्वायर हो रहा है, देखो ना, रूट नहीं हो रहा है,
तो हमें K1 के टर्म्स में K1 थोड़ी निकालना है, हमें तो KC निकालना है। हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज अभी सेम है कि नया KC क्या होगा पुराने KC के। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? अब लिख सकते हैं न्यू KC विल बी स्क्वायर ऑफ, हाँ, स्क्वायर ऑफ ओल्ड KC। क्लियर है? मतलब रिएक्शन को जब तुम 2 टाइम्स कर देते हो, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तब आपका नया KC स्क्वायर हो जाएगा पुराने वाले KC का स्क्वायर। मान लो यहाँ पे वैल्यू 4 दी होती तो अब ये वैल्यू हमारी क्या आ जाती? 4 का स्क्वायर 16 आ जाती। क्लियर है बात? कोई कुछ कह रहा है? ये वाले इक्वेशन में अगर मान लो KC की वैल्यू हमें 4 गिवन होती तो ये नया वाला KC हमारा क्या हो जाता? रूट हो जाता ना, तो √4 कर देते, 2 आ जाता नया KC। क्या हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम है? कुछ चाहिए? तो ये बात समझ में आ गई? इतनी बात? अब देखो, जैसे मान लो ये तो हमने 2 टाइम्स कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब मान लो इसी में हम इसको 3 टाइम्स कर दें, है ना? तो जब तुम 3 टाइम्स करोगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे आपका जो जब 3 टाइम्स करोगे आप तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ 4 जहाँ पे आया था वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? नहीं, 3 टाइम्स कर रहे हैं ना इस इक्वेशन का, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? जो डबल हुई थी वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे 3 टाइम्स 3 वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे अगर आप 2 टाइम्स कर रहे हो, 3 टाइम्स कर रहे हो तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी अगर सपोज 3 टाइम्स करते हैं? तो ये NH3 2 है तो ये आ जाएगा 6। H2 आपका 3 है तो अगर 3 टाइम्स कर रहे हैं तो H2 क्या आ जाएगा? 9। और N2 क्या हो जाएगा? अगर आपका 1 है तो 3 टाइम्स करोगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हाँ, देखो अभी जो केस तीनों का समझाया वो तो क्लियर है ना सबको? अब बताना चाह रहे हैं कि अगर चीज हम इसको 3 टाइम्स कर देते हैं तो क्या होगा? अभी तो हमने 2 टाइम्स किया था, 3 टाइम्स अगर कर देते हैं तो क्या होगा? देख लेते हैं। ये तो वही है, अब 3 टाइम्स का, हाँ, तो ये KC जो K1 था जिसको हमने KC1 बोला था, ये NH3 स्क्वायर N2, ये तो सेम ही सेम रहना है ना? अब हमने क्या किया? 3 टाइम्स कर दिया, 3N2 9H2 और 6NH3, यही तो होगा। अब नया KC क्या बन जाएगा हमारा? NH3 रेज टू पावर 6, N2 रेज टू पावर 3, H2 रेज टू पावर 9। अब क्या करना पड़ेगा? इक्वल। इक्वल करने के लिए क्या करें? पहले इक्वेशन का क्यूब कर दें, तो K1 का क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा, ये क्यूब करोगे जब। सब लोग देख पा रहे हैं? जब 3 पावर है, अब क्यूब कर दोगे तो 9 बन जाएगी। तो हमें देखने से समझ में क्या आया कि अब ये K1 जो है आपका का क्यूब इज इक्वल टू KC डैश, तो नया KC डैश क्या बन गया? K1 का क्यूब बन गया। ठीक है, तो मतलब जब डबल किया था तो
डबल किया था तो स्क्वायर हो गया था, मतलब ये जो वैल्यू है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया, स्क्वायर आ गया। जब ट्रिपल किया तो यहाँ पे वैल्यू 3 टाइम्स आ गई। इसका मतलब रूल हमें क्या पता लग गया इससे, कि अगर किसी इक्वेशन के स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर n टाइम्स करते हो, तो नया केसी क्या हो जाएगा, न्यू केसी विल बी केसी ओल्ड रेज टू पावर n। ओके, ठीक है, ये रूल भी याद रखेंगे और वैसे हम कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन लिख के भी देख सकते हैं। ठीक, आप देखो क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, अच्छा क्वेश्चन बनाया, देखो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, सारे गैसियस हैं, इनके लिए Kp दिया हुआ है 49। Kp की वैल्यू दी है, Kc नहीं है, Kp है, गैसियस है सारे तो Kp हो गया। ठीक है, तो आपको बोल रहे हैं Kp निकालना है उसी टेम्परेचर पे, किसके लिए, NH3 गिव्स N2 प्लस H2 की 3/2 H2 के लिए, इसके लिए निकालना है Kp। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए Kp का एक्सप्रेशन लिखें। Kp में पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, बस कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर रेज टू पावर 1। इसका आंसर 1/7 है, नॉट 7। Pp ऑफ H2 रेज टू पावर 3, ये तो आ गया पहला Kp, जो 49 आपको वैल्यू गिवन है। अब दूसरे के लिए लिखें, इसके लिए इसको Kp डैश बोल देते हैं, जो निकालना है हमें। N2 N2 का पार्शियल प्रेशर हाफ, H2 का पार्शियल प्रेशर 3/2 और NH3 का पार्शियल प्रेशर 1, इक्वल करना है। ठीक है, क्या करें, देखो इस इक्वेशन में देखो तो NH3 ऊपर है और ये चीज़ें नीचे हैं। इस इक्वेशन में देखो तो ये चीज़ें क्या हैं, मतलब रिवर्स उसमें है। तो सबसे पहले क्या काम करें कि सबसे पहले इन्वर्स करो। तो जब राइट हैंड साइड को इन्वर्स करना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी इन्वर्स हो जाएगी ना, तो 1/Kp डैश लिख दिया। अब ये पूरा वैल्यू PpNH3 ऊपर चला गया और ये वैल्यू नीचे आ गई। अब देखो, ठीक है भाई, अब ये चीज़ें आ गई, बट अभी भी राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ हाफ दिख रहा है, या 3/2 दिख रहा है। स्क्वायर कर दो पूरे का, पूरे को स्क्वायर कर देते हैं, तो RHS भी स्क्वायर होगा, LHS भी स्क्वायर होगा, तो कर लेते हैं। तो ये 1/Kp डैश का स्क्वायर कर दिया पूरे का। यहाँ पे NH3 था, PpNH3, तो PpNH3 का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे था PpN2, इसका पावर कितना था, हाफ, तो स्क्वायर करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया पावर में। फिर H2 का पावर कितना था, PpH2 का पावर 3/2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये PpNH3 बन गया। ये तो बना ही है। ये PpN2 पार्शियल प्रेशर N2, 2 से 2, तो ये 1 बन गया। ये 3/2 2, तो ये Pp ऑफ H2
रेज टू पावर 3 बन गया। अब देखो Kp डैश का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब इसका RHS और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका RHS इक्वल हो गया, RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो गया। तो इसका मतलब Kp इज इक्वल टू 1/Kp डैश का स्क्वायर। हमें Kp डैश निकालना है तो Kp डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, 1/Kp। अब Kp डैश चाहिए तो रूट ऑफ 1/Kp आ जाएगा। वैल्यू कितनी दी हुई है, 49 दी हुई है इसकी वैल्यू, तो Kp डैश आ गया अपना 1/49 का रूट, तो दैट इज इक्वल टू 1/7। क्लियर है? जब अभी आपने करना शुरू किया है, जब एक बार आपका दिमाग इस पर सेट हो जाएगा तो आप सेकंड्स में निकाल लोगे, इतना कैलकुलेट भी नहीं करोगे, ठीक है? लेकिन अभी नई चीज है तो अभी थोड़ा सा टाइम लगता है। यहां तक बात सबके दिमाग में सेट हो गई? रिकॉर्डिंग ऑन की थी? चलो भाई, अब बात करते हैं हम लोग आगे। सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? Kp Kc का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे किसी भी इक्वेशन के लिए? ठीक। मान लो यहीं पे हमें यूनिट लिखनी है, सपोज यूनिट ऑफ Kp लिखना है या यूनिट ऑफ Kc लिखना है, किसी का भी यूनिट लिखना है, ठीक है? तो क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन दिया है, सपोज हमें दिया हुआ है ये दे दिया N2 प्लस O2 गिव्स 2N, ठीक है? सारे गैसियस हैं। हमें Kc लिखते हैं पहले, तो पहले यूनिट लिखने के लिए पहले एक्सप्रेशन लिखा जाता है, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा क्या, NO रेज टू पावर 2 N2 रेज टू पावर 1 O2। क्लियर? ठीक। अब देखो ये जब कॉन्सेंट्रेशन लिखी है तो कॉन्सेंट्रेशन होगी किसमें, मोल पर लीटर में होगी सबकी कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट तो यही लेनी है हमने। तो यहाँ मोल पर यूनिट निकालनी है तो यूनिट लिखते हैं मोल पर लीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, मोल पर लीटर, और O2 की भी कॉन्सेंट्रेशन तो मोल पर लीटर में ही होगा। तो अगर देखो तो ऊपर भी मोल का स्क्वायर, नीचे भी मोल का स्क्वायर, उसके नीचे भी लीटर का स्क्वायर, यहाँ भी लीटर का स्क्वायर, तो पूरा कट जाएगा। तो इस इक्वेशन के लिए यूनिट लेस हो जाएगा, क्या कहते हो? कोई यूनिट आएगी क्या? नहीं आएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें Kp की, तो Kp में पार्शियल प्रेशर ले लोगे, Pp ऑफ NO का स्क्वायर, Pp ऑफ N2, Pp ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर को या तो बार में लोगे या ATM में लोगे, ऐसे ही लोगे यूनिट। मान लो सबको हम ATM में ले लें, तो यहाँ ATM का स्क्वायर, यहाँ पे इसका प्रेशर ATM रेज टू पावर 1, यहाँ ATM पावर 1, तो कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। क्या कहते हैं? हाँ, रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होगी। देखो वही ले लें अपना एग्जांपल, N2 प्लस 3H2, Kc लिखोगे क्या हो जाएगा, NH3 का स्क्वायर N2H2, क्या बन गया? यहाँ पे लिखो तो कॉन्सेंट्रेशन अगर लिख दो, मोल पर लीटर ना लिखो तो कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन पावर 1,
यहाँ कॉन्सेंट्रेशन पावर 3, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 2 है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 4 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन का -2 आ जाएगा पावर। कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, इसकी पावर हो गई -2, तो क्या हो जाएगा ये मोल -2 और लीटर +2। क्लियर? अब देखो, अगर आपको यूनिट निकालने को बोली जाती है तो एक्सप्रेशन लिख के यूनिट लिखेंगे इसका। बट अभी क्या है, अभी का जो सिनेरियो है, अभी के सिनेरियो में इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि अभी केपी और केसी को कंसीडर करते ही यूनिट लेस। अगर किसी इक्वेशन के लिए यूनिट पूछा जाता है मतलब वो पुराने मेजरमेंट से पूछ रहे हैं। वैसे अभी केपी और केसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट लेस बोलते हैं। क्यों यूनिट लेस बोलते हैं, देखो अभी एक्टिविटी ली जाती है, इसकी जगह पे मोलर कंसंट्रेशन और ये जो प्रेशर ले रहे हैं हम, इसकी जगह पे हम लोग लेते हैं एक्टिविटी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब किसी की भी एक्टिविटी का मतलब क्या है, एक्टिविटी का मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कंडीशन। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में स्टैंडर्ड कंडीशन है 1 मोल पर लीटर, या जिसको हम 1 मोलर बोल सकते हैं, और प्रेशर के टर्म्स में ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन है ये है 1 atm। क्लियर है बात? अब इसके रिस्पेक्ट में इसको लेना है हमें। इसके रिस्पेक्ट में जब हम लेंगे किसी की भी कंसंट्रेशन जिसको हम एक्टिविटी बोलेंगे, तो होगा क्या, एक्टिविटी का मतलब अगर मान लो हमें कोई सपोज कोई सब्सटेंस है ए, ये बी, ये मिलके सी और डी बना रहे हैं। ठीक है, अब हमें लिखना है एक्टिविटी ऑफ ए लिखना है सपोज। तो इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन ए का है डिवाइडेड बाय 1 मोल पर लीटर, इसके रिस्पेक्ट में लेना ना, स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में, उसी को हम एक्टिविटी बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 मोल पर लीटर। तो इक्विलिब्रियम की जो भी कंसंट्रेशन है, जो भी इसकी वैल्यू 5, 3, 0.2, 0.5, जो भी उसकी वैल्यू होगी, मान लो इसकी वैल्यू कोई भी हो, सपोज मान लो हमने बोला 10 है मोल पर लीटर, तो जब 1 मोल पर लीटर के रिस्पेक्ट में इसको लोगे आप, तो ये तो एक्टिविटी तो आपकी 10 आ जाएगी ना वैल्यू, मोल पर लीटर कट जाएगा ना। अब इस समय पे केपी और केसी के एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन और ये तो पुरानी बातें हैं, नए में एक्टिविटी यूज किया जाता है। तो एक्टिविटी ऑफ NH3 का स्क्वायर, एक्टिविटी ऑफ N2 का रेज टू पावर 1, एक्टिविटी ऑफ H2 का पावर 3। तो जब भी एक्टिविटी निकालोगे उसमें 1 मोल पर लीटर से डिवाइड कर दोगे। तो जब मोल पर लीटर से पहले से ही डिवाइड करके रखोगे तो यहाँ का मोल पर लीटर, यहाँ का मोल पर लीटर कट जाएगा और वो वैल्यू ही बस रखनी पड़ेगी हमें। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इसलिए अभी केपी और केसी को यूनिट लेस भी बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे कहीं पे पूछते हैं यूनिट, तो इसका मतलब पुराने टर्म्स में पूछ रहे हैं, तो पुराने टर्म्स में आप एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। क्लियर? हर्षित, आप कुछ पूछना चाहते थे? कोई कंफ्यूजन था? आप बीच में रुके थे? हो गया? ठीक है, पहले ऐसा था, पहले ये वाला जो सिस्टम है ये पुराना था कि आपको क्या करना है, इसको अब एक्टिविटी लेते हैं। तो एक्टिविटी जब लेते हैं तो यही
जब प्रेशर लेंगे तो 1 atm के रिस्पेक्ट में ले लेंगे, तो 1 atm से डिवाइड कर दोगे तो वो वैल्यू खुद ही यूनिटलेस बन जाता है एक्टिविटी। जब यूनिटलेस बन जाएगा तो बात ही नहीं है कोई। ठीक, अब देखो हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ 2 टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइम बताइएगा मुझे। 8:15। ओके चलो, बहुत टाइम है हमारे पास। इक्विलिब्रियम के टाइप्स में होमोजेनस होता है इक्विलिब्रियम, और दूसरा हो जाता है हेट्रोजेनस। ये फिजिकल स्टेट की बेसिस पे है। होमोजेनस कब बोलते हैं? जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका फिजिकल स्टेट सेम हो, ऑल इन सेम फिजिकल स्टेट, तब इक्विलिब्रियम होमोजेनस होता है। जैसे मान लो यही था N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। यहाँ पे सब गैस है, रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है। ठीक है, और जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में के फिजिकल स्टेट में डिफरेंस होगा, डिफरेंट फिजिकल स्टेट, तब जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा उसको हम क्या कह सकते हैं? हेट्रोजेनस। कैसे? जैसे मान लो Fe है आयरन, ये सॉलिड स्टेट में है, ये स्टीम से रिएक्ट करता है, स्टीम गैसियस है, और ये बनाता है Fe3O4 सॉलिड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक रिएक्टेंट सॉलिड है, एक प्रोडक्ट गैसियस हो गया, एक रिएक्टेंट गैसियस, दूसरा यहाँ सॉलिड यहाँ गैसियस। कोई भी अगर 2 चीज़ें डिफर कर जाएंगी तो हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम आपका क्या हो गया? हेट्रोजेनस। यहाँ पे रिएक्टेंट सॉलिड गैस, तो यहीं से हमने बता दिया हेट्रोजेनस, हमें प्रोडक्ट देखने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा कुछ इक्वेट नहीं करेंगे कि ये सॉलिड ये गैस, ये सॉलिड ये गैस तो इक्वल हो गया, नो। अगर फेजेस चेंज हो रहे हैं, कोई भी एक चीज़ किसी एक फेज में है और कोई भी दूसरी चीज़ वो प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो दूसरे फेज में है, तो इक्विलिब्रियम को बोलेंगे हेट्रोजेनस। क्लियर है बात? अब एक जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, CaCO3 ब्रेक हो रहा है CaO और CO2 में। ठीक है, ये है सॉलिड, ये है सॉलिड और ये है गैसियस। ठीक, इसके लिए हमको लिखना है Kp, इसके लिए हमको लिखना है Kc। ठीक है, तो Kc के लिए एक्सप्रेशन में ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। Kc के लिए वैल्यू दी हुई है CaO CO2 का कंसंट्रेशन, CaCO3 का कंसंट्रेशन। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है CO2 का कंसंट्रेशन। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है CO2 का स्क्वायर CaO, इस तरीके से, और एक दिया हुआ नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है हमें। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन में अगर प्योर सॉलिड है और प्योर लिक्विड है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जल्दी से चेंज होती ही नहीं है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन, ये रिमेंबर करना है आपको, फैक्ट याद रखना है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज नहीं होती है का मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें चेंज नहीं आएगा, बट उसमें चेंज बहुत कम आता है। तो इसलिए इसका हम लोग जो एक्टिविटी लेते हैं वो 1 लेते हैं।
एक्टिविटी टेकन टू बी 1, मतलब किसी रिएक्शन में सॉलिड लिक्विड दिखेगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को केसी के टर्म्स में यूज नहीं करना है, केसी के फॉर्मूला में वहां पे 1 लिखना है हमें। तो यहाँ पे अगर हमें केसी का एक्सप्रेशन लिखना है तो CaO सॉलिड भी नहीं आएगा, इसकी एक्टिविटी CaO, CO2 और CaCO3, इन सब की एक्टिविटी, ये सॉलिड तो इसकी 1 हो जाएगी, CaCO3 की भी 1 हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? CO2 का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अच्छा, सॉलिड एक जगह पड़ा रहता है, कोई प्रेशर भी क्रिएट नहीं करता, तो जब हम लोग केपी का भी लिखेंगे वैल्यू, तो केपी में भी केवल CO2 का ही पार्शियल प्रेशर आएगा। अगर हमें इस इक्वेशन में केपी भी लिखना होता तो केपी में कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को करना सीखते हैं, फिर आपको क्यूसी सिखाते हैं, फिर वो एक जो पॉइंट छोड़ा था वो बताते हैं आपको। कुछ 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 अब देखिए, ये जो हम लोग केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बट मेजर वे में ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अभी और भी बातें करेंगे बहुत सारी, एक रूल पढ़ेंगे हम लोग, बट टेम्परेचर की डिपेंडेंसी पहले पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। और टेम्परेचर से इसकी डिपेंडेंसी को एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन के थ्रू बताया, उसको हम लोग बोलते हैं वेंट हॉफ इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कहाँ से आया है, MSc वगैरह में इसका डेरिवेशन है, हमसे मतलब नहीं है उसका। हमसे मतलब कितना है, हम इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करें, कैसे इसका मतलब समझें। तो ये वेंट हॉफ इक्वेशन जो है, ये वेंट हॉफ इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, DLN KP, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है पर इसको याद रखना है। मान लो कभी इस टर्म में लिख दिया, डिवाइडेड बाय DT डेल्टा H नॉट RT का स्क्वायर, इसको बोलते हैं वेंट हॉफ इक्वेशन। अब इसका वो फॉर्म, इस इक्वेशन का जो हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, वो क्या होगा? log KP 2, स्क्वायर नहीं लिखे ना, 2 लिख दे, स्क्वायर लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। log KP2 by KP1 is equal to delta H naught 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ठीक है, देखो क्या है, डेल्टा H है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, H नॉट लिखा है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में होगी। R गैस कांस्टेंट है, मालूम है आपको, इसकी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। T1 एट टेम्परेचर T1, वैल्यू ऑफ Kp जो है वो है, किसी इक्वेशन के लिए Kp1 बोला गया उसको, और एट टेम्परेचर T2 वैल्यू ऑफ Kp उसी रिएक्शन के लिए Kp2 है। तो अब आप बोलेंगे इसका हम वेंट हॉफ इक्वेशन तो हमने याद कर ली है ना, अब इसका हम काम क्या
इस्तेमाल कैसे लेंगे, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो यूज़ क्या आएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। कैसे काम आएगा, क्वेश्चन में सपोज आपको दोनों टेम्परेचर दे दिए कि एक बार टेम्परेचर 25 है और दोबारा टेम्परेचर हो जाता है 65, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। उसको केल्विन में चेंज करेंगे, T1 T2 आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद एक T1 टेम्परेचर पे KP1 की वैल्यू दे दी गई है, KP दिया हुआ है, और T2 टेम्परेचर पे KP2 निकालना है, और क्वेश्चन में डेल्टा H की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप निकाल लेंगे। क्या कहते हैं, करा दिया जाए क्वेश्चन। बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन तो मिल जाए। T1 T2 T1 T2 T1 T2। एक्चुअली हम लोग इसको बेसिकली हम लोग इसको ढूंढते हैं। एक सेकेंड, KP1 KP2 का न्यूमेरिकल भाई आ सकता है, किताब में है नहीं, क्यों नहीं है, जब लगता है आ सकता है तो आना चाहिए। कुछ और पूछा गया, क्वेश्चन कुछ और बनाया गया, चलो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज इट, मर्जी है इनकी। अच्छा, थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाया, चलो ट्राई कर लेते हैं। केसी का भी एक्सप्रेशन तो बता दूं आपको, केसी के लिए भी इसको यूज करते हैं। केसी का क्वेश्चन दिया हुआ है, केपी के लिए ये यूज करेंगे और केसी के लिए यूज करना है, तो केसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे, log KC2 by KC1 is equal to delta H 2.303 R, यहाँ पे ले लीजिए 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। KC1 लिख देते हैं इसको, क्वेश्चन पे आ जाए। कराऊं या नहीं कराऊं, कहीं आपको बाउंस ना हो जाए, करा लेते हैं। चलो, क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफिकल क्वेश्चन है। यहां पे दे रहे हैं log K और यहां पे दे रहे हैं 1/T। वाई एक्सेस पे log K, 1/T दे रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सेस पे, ठीक है। तो जैसे ही आपको log K दिखाई दे और 1/T या T का कोई ऐसा टर्म टेम्परेचर का दिखाई दे, तो आपके दिमाग में तुरंत ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है। जब ये इक्वेशन आएगी तभी हमारी बात बन पाएगी। अब इसको थोड़ा सा और इजी वाली लिखते, ये देखो इसकी इजी वाली इक्वेशन लिखनी चाहिए। लॉग क्वेश्चन अभी बताऊं कि नहीं बताऊं, मैं ये सोच रही हूँ, पहले इजी वाले करवाऊं। अच्छा, आप ट्राई करोगे, चलो। लिख रहे हैं वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, क्वेश्चन टफ नहीं है बट अभी आपको इजी क्वेश्चन करवाए नहीं, सीधे टफ करवाते हैं। वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के विद टेम्परेचर T was studied by a plot, ये ग्राफ दिया हुआ, between log K and 1/T, इसके बीच में ग्राफ खींचा है, यही बात बताई इन्होंने। बोल रहे हैं डेल्टा H
डैश निकालना है आपको। ग्राफ इस तरीके से बना रखा है इन्होंने, ऐसा। हाँ जी, हाँ क्या हुआ? क्या नहीं हो रहा मुझे? क्या नेटवर्क का कोई इशू है? ये देखो हमने लिख दिया। हाँ। हम्म। हाँ वही तो, वही रिलेशन आपको नहीं बताया है ना, इसीलिए पहले इसका इंटरप्रिटेशन बताना चाहती हूँ, फिर रिलेशन बताना चाहती हूँ, इसके लिए मैं रुकी हुई थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन अभी के लिए हम लोग छोड़ते हैं, पहले इजी लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं, जो ज़्यादा आते हैं पहले वो कर लेते हैं, फिर इसका रिलेशन भी बता करके आपको बता देंगे कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। अभी ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ना, इस इक्वेशन में भी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो कैसे कैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा, इसकी भी बात हमें करनी है। तो वेंट हॉफ को अभी के लिए मैंने आपको बता दिया है, बस इसके जो 2 पॉइंट हैं वो आपको अभी करवाने हैं मेरे को, बट इसके पहले हम लोग कुछ और स्पेशल चीज़ें जो बहुत आती हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल कैसे बनाने हैं, मतलब न्यूमेरिकल के लिए क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल के में आपको इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है, और इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन हम लिखते कैसे हैं, देखो किसी भी इक्वेशन के लिए, सपोज ये इक्वेशन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। पहले ब्रेक वाला लेते हैं, मान लो सपोज हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये मिलके बना रहा है सी, और ये डी बना रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन में देखो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 है ना। मान लो इनिशियली आपको कंसंट्रेशन गिवन है, क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन है, शुरुआत में t इज इक्वल टू 0 पे आपको A का कॉन्सेंट्रेशन मान लो A मोल पर लीटर दिया हुआ, ठीक है, और B का कॉन्सेंट्रेशन मान लो शुरुआत में B मोल पर लीटर दिया हुआ। अब t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो C तो 0 होगा और D भी 0 होगा, इतनी बात से सब लोग एग्री करते हैं। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे A तो था A मोल पर लीटर, B था B मोल पर लीटर, और C था 0 और D था 0। ठीक, अब बोलते हैं कि t इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे सपोज इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो एट EQ अब कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, तो उसके लिए एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें एक टर्म लिखना पड़ता है जिसको हम x या x ना बोल करके हम अल्फा बोल दें। अल्फा को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है अभी बताते हैं, पहले इसको यूज करना सीख लेते हैं। ये अल्फा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, कैसे, देखो अब अगर हम EQ पे हमको इसका इक्वेशन लिखना है ना, ये लिखनी है ये पूरी लाइन, तो इक्विलिब्रियम पे हमें ये लिखना है, तो हम क्या करेंगे, A माइनस अल्फा करेंगे। इक्विलिब्रियम पे ये कम हो जाएगा, पहले A था फिर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A माइनस अल्फा। अब ये A माइनस अल्फा हमने क्यों लिखा, A माइनस 1 अल्फा लिखते हैं, फिर यहाँ पे B माइनस 1 अल्फा लिखेंगे। ठीक है,
और जो प्रोडक्ट साइड होता है, प्रोडक्ट साइड में ये चीज़ ब्रेक होती है, ये चीज़ यूज्ड अप होती है, तब प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट साइड में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अल्फा और यहाँ पे लिखेंगे 1 अल्फा। इतनी बात समझ आती है सबको? नहीं नहीं, 15 के लिए नहीं, कोई टाइम लिया है। मान लो हमने लिख दिया एट इक्विलिब्रियम, लिख दिया बस। टाइम क्या है वो हमें नहीं पता। ये और ये मोल पर लीटर नहीं है, ये मान लो मोल है। तो इतनी बात सबको समझ आती है, यहाँ तक की बात। एक्सप्रेशन लिखना, ए माइनस 1 अल्फा, बी माइनस 1 अल्फा, सी को लिखेंगे 1 अल्फा, डी को लिखेंगे 1 अल्फा। ठीक। अब मान लो ये जहाँ पे इक्वेशन, जहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, कंटेनर का वॉल्यूम है 20 लीटर। तो ये तो मोल्स थे ना, ये मोल्स हैं। अब हम इसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे 20 लीटर से। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी। एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता लग गया तो हम केसी निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख के उसमें वैल्यू पुट करके। एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे देखो, केसी इज इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे सी डी, यहाँ पे स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है ना, क्या कहते हो? ये मान लो ये ए माइनस, ये सारी वैल्यू गिवन होंगी, ऐसा नहीं। ये हो गया, सॉरी, ये तो आपका अल्फा अल्फा बना था ना, 1 अल्फा बना था। 1 अल्फा को अल्फा भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा बाई वी, यहाँ पे अल्फा बाई वी। सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन तो यही थी। ये है 1 माइनस अल्फा, सॉरी, ए माइनस अल्फा और बाई वी, और ये हो गया बी माइनस अल्फा। क्लियर है बात? ठीक। देखो अब इसको हम लोग लेते हैं थोड़ा सा, अल्फा का मीनिंग भी समझा दें। अल्फा होता क्या है? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन होता है अल्फा, और इसका मतलब होता है, बेसिकली मोटी मोटी बात समझो, 1 मोल का वो पार्ट जो डिसोसिएट होगा। मतलब इट इज पार्ट ऑफ 1 मोल that is dissociated। जो डिसोसिएट होगा 1 मोल का पार्ट, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्वेश्चन में हमें कैसे मिलेगा? इसकी वैल्यू मिलेगी, सपोज 0.4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर रिएक्टेंट 1 मोल है तो 0.4 डिसोसिएट हो गया इक्विलिब्रियम पे। 0.4 मोल डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। या ये कैसे लिखा हुआ मिलेगा आपको क्वेश्चन में? 40% डिसोसिएटेड, परसेंटेज में लिखा होगा। तो अल्फा हम कैसे निकालेंगे? 40% अगर लिखा हुआ है तो 40 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, ये आ जाएगी। तो या तो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलता है अल्फा, या ऐसे मिलता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग मान लीजिए कि सपोज हम इक्वेशन में कुछ चेंज लाते हैं। जैसे अगर हम अलग इक्वेशन ले लें, सपोज जहाँ पे हमारा ये नहीं, कोई ऐसा एग्जांपल ले लिया जाए।
या इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 at certain temperature and atmospheric pressure is 0.2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ। कैलकुलेट calculate concentration at which it will be half dissociated। ठीक है, हाफ डिसोसिएट हो जाए वो कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालनी है। क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी जब ये हाफ डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, ये निकालना है हमको। तो देखो PCl5 जब डिसोसिएट होता है तो इक्वेशन होता है PCl3 प्लस Cl2। इस तरीके से ये ब्रेक होता है, ठीक है। सपोज मान लो कि इसके 1 मोल है, सपोज इनिशियली, तब जब इनिशियली है तो ये 0 होगा। और अगर ये 1 मोल है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो एट EQ हम एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे 1 माइनस अल्फा लिख सकते हो, यहाँ पे अल्फा लिख सकते हो, यहाँ पे अल्फा लिख सकते हो। यहाँ तक बात ओके है, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है Kc, तो Kc के लिए एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन। अब मान लो पहली वाली चीज ये PCl3 अल्फा है और कंटेनर का वॉल्यूम इसमें इन्होंने नहीं दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, काम बन जाएगा अपना, देना चाहिए था। कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा बाई 1 लीटर, अल्फा बाई 1 लीटर, और यहाँ पे क्या था PCl5 क्या बन गया, 1 माइनस अल्फा बाई 1 लीटर। अब ये हो गया अल्फा स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में 0.2 दी हुई है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, टाइम बता दीजिए बच्चों। 8:42 हो गया, ठीक है। Kc की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। चलो इसके आगे अब हम लोग कल करेंगे। कल मैं आपको ढेर सारे पर्टिकुलरली कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को पिक करके अलग से रखूंगी, तब आपको करवाऊंगी, ठीक। आज हमने सीखा एक्सप्रेशन और यूनिट। न्यूमेरिकल्स को कल फिर हम लोग रीस्टार्ट करेंगे। हाँ जी।